हम देखेंगे, और ये स्पेशली आपका क्लास जो है वो आपका 7 हो जाएगा, ठीक है ना, और 7 क्लास हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए कि मैं वीडियो कोई प्रोवाइड करी हूँ और उसमें आपको साउंड नहीं आता है, तो आप प्लीज़ उसको बोल दिया कीजिए या कमेंट कर दिया कीजिए कि मैम इसमें साउंड नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि मैं 55 मिनट्स का वीडियो बनाई थी लेकिन उसमें साउंड नहीं है, ठीक है। वो 1 से लेकर के आपका 10 तक का उसमें था, आपका क्लास 6 का, 7 क्लास तक का था, ठीक है ना। तो उसमें साउंड ही नहीं आ रहा है, लेकिन किसी ने लाइक भी किया है और किसी ने कमेंट कुछ नहीं किया, बोला भी नहीं, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, आपका एटलीस्ट एक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। अगर इस तरह का कोई भी एरर होता है तो मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगी। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है जंतुओं और पादप में परिवहन के बारे में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित उपयुक्त में से आपका रक्त किसका और किनका परिसंचरण करता है। तो ये पाचक आपका भोजन का, पचा भोजन का, उसके अलावा ऑक्सीजन का और अपशिष्ट का। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, आपका डिटेल भी है यहाँ पे दिया हुआ कि रक्त वह आपका तरल पदार्थ है जो हमारी वाहिनियों में आपका प्रवाहित होता है, तथा यह पचे हुए भोजन को शुद्धांश यानी छोटी आंत जिसको कहते हैं से आपका शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है, और फेफड़े से आपका ऑक्सीजन को भी आपका रक्त ही शरीर के कोशिकाओं तक ले जाता है। शरीर की कोशिकाओं भी आपका अपशिष्ट का जो है उत्सर्जन करती है, और रक्त शरीर में ऐसे कई अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालने के लिए जो है उनका परिवहन करता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया वन का। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर आप यहाँ पे आपको विचार करना है कि कौन सही कथन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेशली देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें मानव रक्त में उपस्थित आपका हीमोग्लोबिन के विचार में के संदर्भ में आपको विचार करना है, तो यहाँ पे सही बताना है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके जो है शरीर के सभी अन्य और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन एक लाल रंग का वर्णक होता है जो आपका ऑक्सीजन से संयुक्त होकर के रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। आइए ऊपर देखते हैं, डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो कथन 1 सही है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके जो शरीर के सभी अंगों और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर आपका शरीर का जो है सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी में उपस्थित एक लाल रंग का वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही आपका रक्त का जो है वो लाल रंग होता है, ठीक है। तो आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC अथवा आपका कणिका जो है वो निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है, तो स्पेशली आपका रोगाणुओं का विनाश करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, सही हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग रक्त के आपका तरल भाग को जो प्लाज्मा कहते हैं, रक्त कोशिकाओं यानी कणिकाओं, इसमें आपका तैरती रहती है, और ये कणिकाएं जो है 3 प्रकार की होती है। आरबीसी जिसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। अब उसके अलावा जो है श्वेत रक्त कणिकाएं, पट्टिकानु यानी प्लेटलेट हो गया। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। श्वेत आपका रक्त कणिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो आपका शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि आपका जो है रक्त का थक्का बनना पट्टिकानु यानी प्लेटलेट्स के कारण होता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सही जो है आपका जो है वो मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो स्पेशली आपका जो किडनी नहीं होता है, रक्त होते हैं, रक्त वाहिनियाँ होती है, उसके अलावा हार्ट होता है। तो इस तरह से आपका किडनी नहीं होता, 4 नहीं हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रक्त आपका परिसंचरण की खोज जो है वो स्पेशली विलियम हार्वे नामक एक जो है वो अंग्रेज चिकित्सक ने की थी। रक्त जो है रक्त वाहिकाएं एवं आपका जो है रक्त तीनों ही मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। रक्त जो है वो ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन एवं अपशिष्टों का परिवहन करता है। ये परिवहन रक्त जो है वो वाहिकाओं के द्वारा होता है। शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, ठीक है। धमनी होती है और आपका शीरा होता है, ठीक है।
धमनियाँ ऑक्सीजन में आपका ऑक्सीजन जो है वो आपका धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। चूँकि रक्त प्रवाह जो है तेज़ी से होता है और अधिक दबाव पर होता है, अतः वाहिनियाँ जो होती है स्पेशली क्या होता है कि ये वाहिनियाँ जो होती हैं वो आपकी दीवार, यहाँ पे फिर से देख लीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि धमनियाँ और सिरा और धमनियाँ जो है स्पेशली हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को जो है शरीर के सभी भागों में ले जाती है। ठीक है, हृदय से ऑक्सीजन के समृद्ध सभी जो है वो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को जो है शरीर के सभी भागों में ले जाती है। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दबाव पर होता है, अतः वाहिनियाँ जो होती हैं वो भित्तियाँ यानी दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, सिराएँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को जो है शरीर के जो है सभी, ठीक है, तो सिराएँ क्या करती है, तो शरीर के सभी भागों उसे वापस हृदय तक आपका ले जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत आपका पतली होती है और सिराओं में ऐसे बल्ब आपका लगे होते हैं जो आपका रक्त को केवल हृदय की ओर जो है प्रभावित आपका होने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हृदय जो है वो आपका रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। वृक्क मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, न कि आपका परिसंचरण तंत्र का। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि चिकित्सक जो है वो हृदय स्पंद को मापने के लिए जो निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं, तो स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है हृदय 4 कक्षों में आपका बटा होता है। हृदय के कक्ष की भित्तियाँ पेशियों की बनी होती है। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती है, जो आपका हृदय स्पंद यानी हार्ट बीट कहलाती है। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, जो आपका हृदय स्पंद को जो है वो की ध्वनि को आवर्धित कर देता है। ठीक है, यानी हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित कर देता है। पेशमेकर जो है हृदय गति के कम हो जाने पे जो है उसे सामान्य स्थिति में लाने हेतु प्रयोग होने वाला उपकरण है। ठीक है ना, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ईसीजी जिसको बोलते हैं कम प्रयोग संकुचन एवं विश्रांति के समय उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापने एवं आपका हृदय के किसी प्रकार के विकार को पता लगाने के लिए होता है। इलेक्ट्रो एन्सेफलोग्राम जो होता है ईईजी का जो प्रयोग है वो स्पेशली मस्तिष्क में आपका जो है वो विद्युत क्रियाओं को जो है निरूपित करने तथा मस्तिष्क संबंधी जो है वो रोगों का निरूपण करने के लिए इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ का ईईजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कौन सा जो है वो स्पेशली आपका परिसंचरण का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है मछली होता है, लेकिन आपका हाइड्रा और स्पंज नहीं होता, तो आपका 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हाइड्रा और स्पंज जैसे आपका कुछ जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। इस जल में भी जिस जल में वे रहते हैं वहाँ पे वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन का आपूर्ति कर देता है। ठीक है, उसके अलावा जब जल बाहर निकलता है तो वो अपने साथ क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को भी ले जाता है। अतः परिसंचरण रक्त जो है वो रक्त के समान सरल की आवश्यकता इन्हें नहीं होती है। ठीक है, तो इन्हें जो है वो आपका परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्यतः जो है मछलियों में परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है, ठीक है, मछली में होता है लेकिन अन्य में नहीं होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपोह जो है वो डायलिसिस जो है वो की विधि निम्नलिखित में से किसकी अक्रिय हो जाने पे जो है वो आपका यूज़ किए जाते हैं। तो ठीक है, तो ये देख लीजिए किसका यूज़ करते हैं, तो स्पेशली जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, किडनी आपका हो जाएगा, वृक्क जिसको बोलते हैं। तो आपका वृक्क का जो मुख्य कार्य जो है रक्त को छानना होता है। अपोह की आपकी विधि का प्रयोग वृक्क की आपके अक्रिय हो जाने की स्थिति में किया जाता है। इस विधि में आपका कृत्रिम वृक्क के द्वारा जो है रक्त को आपका नियमित रूप से छाना जाता है। वृक्क आपका जो है मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है। वृक्क जो है वो वृक्क मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से आपको उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, तो आपका क्या होते हैं कि आपका वृक्क हो गया, मूत्रवाहिनियाँ हो गया, मूत्राशय और मूत्रमार्ग जो है वो आपका मूत्रमार्ग जो आपको उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा जो है वो लवण और यूरिया जो है जल के साथ जो है पसीने और मूत्र के रूप में जो है शरीर से बाहर निकल जाते हैं।
स्पेशली बताया जा रहा है कि शरीर से से निकलने वाला पसीना शरीर में हानिकारक तत्वों को बाहर निकलने के साथ साथ आपका शरीर को ठंडा होने बनाए रखने में भी आपका उपयोगी है। ठीक है, तो सहायता करता है। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है कुछ जंतुओं के शरीर में से आपका अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में है, तो कथन बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे जो है मछलियाँ जो है मछली कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करता है, तो बिल्कुल सही। सर्प अपने शरीर से अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल उत्सर्जित करता है, नहीं, ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ए है। जंतुओं के शरीर में रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे आपका जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि पक्षी, मछली, सर्प जैसे कुछ आपका जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन अर्ध आपका घन यानी सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं। ये आपका पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे आपका पक्षी होगा, छिपकली जो है वो यूरिक अम्ल निकालते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ये सफ़ेद रंग का जो है आपका यौगिक होता है। ठीक है, मानव द्वारा आपका अपशिष्ट जो है उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ में यूरिया प्रमुख है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर आप बात करें तो यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, पौधों के भाग हो गए और उनके कार्य है, तो चलिए यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको पता होगा कि यहाँ पे देखिए रंध्र जो क्या होते हैं, तो रंध्र स्पेशली होते हैं आपका बाष्पोत्सर्जन, तो 3 हो जाएगा। रंध्र क्या हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन। जाइलम तो जल आपको पता ही होगा। ठीक है, फ्लोएम क्या होता है, खाना, फल लेकर के जाओ। ठीक है, मूल रोम क्या होता है, तो जल का अवशोषण करते हैं, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 3 2 1 जो है 4 हो गया, आपका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो सी है वो स्पेशली जाइलम दारू जो है आपका जल एवं आपको पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जो है पादपों में आपका जो संवहन ऊतक यानी ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है या होता है। ठीक है, आपका संवहन ऊतक होता है, इसे जाइलम कहते हैं। फ्लोएम जो होता है पोषक वाह जैसे कहते हैं। पौधों में आपका पत्तियां भोजन का अवशोषण करती हैं, भोजन को पादों के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक भोजन आपका संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, इसे फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें यहाँ पे हम लोग की मूलों कथन ए और कारण आर, तो मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित यानी खींचकर होकर के जो है आपका अभिकर्षित होकर के तने और पत्तियों तक पहुँचता है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूसन बल आपका निर्मित होता है, तो बिल्कुल ये सही होता है, ए हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ बताया जा रहा है क्या कि पौधों में आपका पादपों में जो है वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूसन बल जो है वह आपका निर्मित होता है, जिसके कारण मूलों द्वारा आपका मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित यानी खींच कर के अभिकर्षित होकर के तने और पत्तियों से पहुंचता है। ए और आर जो दोनों सही है, आर ए का जो सही स्पष्टीकरण है। वाष्पोत्सर्जन का यह आपका प्रकरण पादपों को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो सही है, तो देखिए यहाँ पे जो है वो सही की बात की जा रही है, तो आपका दोनों में से कोई भी सही नहीं है। क्यों, डिटेल देख लीजिए। फुस्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध आप रक्त का जो है प्रवाह करती है, तो आपका फुस्फुस धमनी नहीं करती है। फुस्फुस सिरा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है, तो नहीं, आपका जो है गलत हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है उपयुक्त आपका दोनों गलत है। फुस्फुस धमनी आपका जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय से या फेफड़े में ले जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे फुस्फुस सिरा जो है ऑक्सीजन जो आपका समृद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक हार्ट से लेकर के फेफड़ा तक जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो आपका एक जो है हार्ट से है आपका जो है वो फेफड़ा तक लेके जाता है और रक्त से आपका फेफड़ा तक लेके जाता है, रक्त को फेफड़े से हृदय तक लेके जाता है। जस्ट अपोजिट हो जाएगा सीरा, देख लीजिए। ठीक है, सीरा और आपका जो है धमनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बात करें किसी आपका वयस्क व्यक्ति का जो है हृदय
1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 70 से 80 बार धड़कता है, ठीक है। और अगर एक्सरसाइज वगैरह करते तो ज़्यादा हो जाता है। देखिए बी हो जाएगा, परिसंचरण तंत्र में जो है आपका हृदय और आपका रक्त वाहिनियाँ होती है। किसी वयस्क के व्यक्ति का जो हृदय 1 मिनट में आपका जो है लगभग 70 से 80 बार धड़कता है, जिसे हार्ट बीट यानी हृदय स्पंदन दर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पादपों में जनन की बात की जा रही है, तो आपको बताना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बात करेंगे, जिसको कायिक प्रबंधन कहते हैं। तो आपको कहना क्या है, तो सही बताना है। कायिक प्रबंधन द्वारा पौधे जो है वो पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने से अधिक समय लगते हैं, नहीं कम समय लगते हैं, ठीक है। ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो ए सही हो जाएगा, ए सही है और 2 गलत है, ठीक है। पादपों में जनन 2 प्रकार से होता है, एक स्पेशली आपका अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन की कुछ विधियाँ जो है वो स्पेशली क्या होता है, तो आपका खंडन, मुकुलन, ये आपका अलैंगिक जनन में है। आपका बीजाणु निर्माण उसके अलावा कायिक प्रबंधन और कायिक प्रबंधन है, ये सारे क्या है, अलैंगिक जनन के हैं एग्जाम्पल। उसमें कायिक प्रबंधन की विधियों में पत्तियां होती हैं, तना होता है, मूल जैसे आपके कायिक भागों में नए पादप पाए जाते हैं, ठीक है। कायिक प्रबंधन द्वारा जो है वो कम समय में जो है आपका कायिक प्रबंधन द्वारा जो है पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। साथ ही आपका बीजों द्वारा लगाए जाने वाले पादपों को की अपेक्षा कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको क्या बोला जा रहा है कि ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे सही कथन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सही बताना है, कूट की सहायता कथन और कारण है। तो कायिक प्रबंधन में नए पादप जनक जो है पादप की प्रतिलिपि होते हैं, बिल्कुल सही। कायिक प्रबंधन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो दोनों ए और आर जो दोनों सही है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कायिक आपका प्रबंधन जो है में नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता यानी जनक जो है दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो है पादप बीज उत्पन्न करते हैं, जबकि जो है वो ये कायिक जनन जो होते हैं, लैंगिक जनन में क्या होंगे कि पादप जो है वो बीज उत्पन्न करते हैं, और कायिक प्रबंधन में जो है कायिक जो है वो आपका भागों से सीधे नए पादप बनते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कायिक प्रबंधन में क्या होता है कि आपका कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि विचार करना है। तो देखिए क्या है, तो ईस्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है, आपका विभिन्न सजीवों के जनन के संदर्भ में है। उसके अलावा जो है शैवाल में आपका जनन जो है वो आपका क्या होता है, तो आपका जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से होता है शैवाल में। मॉश और फंड में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, तो सारे सही है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, फिर से ऊपर देख लेते हैं। देखिए ईस्ट में जो जनन मुकुलन के माध्यम से ईस्ट मुकुलन शैवाल जो है वो आपका जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से संपन्न होता है। मॉश और फंड जो है जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, तो आपका तीनों सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि उपयुक्त आपका सभी जो है कथन सही है। ईस्ट एक आपका एकल कोशीय जीव है, ठीक है। कौन, ईस्ट, ठीक है ना। इसमें आपका जन्म मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा होता है। मुकुलन में ईस्ट जो है वो कोशिका से छोटे मुकुल यानी कली बाहर निकलती है और अपनी जनक कोशिका से विलग होकर के नया ईस्ट जो है कोशिका बनाता है। शैवाल में जो जनन प्रक्रिया जो है वो खंडन यानी विखंडन के माध्यम से उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया में जो है शैवाल जैसे आपका स्पायरोगैरा दो या दो से अधिक खंडों में विघटित हो जाते हैं। ये खंड अथवा आपका टुकड़े नए जीवों के रूप में जो है वो आपका वृद्धि करते हैं। मॉश और फर्म जो है पादपों में आपका जन्म बीजाणुओं द्वारा होता है। बीजाणु अलैंगिक जो है वो जनन ही करते हैं, ठीक है। बीजाणु ये जो है वायु द्वारा एक स्थान से जो है वो दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या,
एक लिंगी पुष्प के संदर्भ में तो आपका जो है वो सही बताना है। तो एक लिंगी पुष्पों में या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, किसमें, एक लिंगी पुष्पों में। ठीक है, बिल्कुल सही है। सरसों, गुलाब, पिटूनिया के पौधे में उगने वाले पुष्प एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो नहीं, आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है ए सही है। ऐसे पुष्प जिनमें आपका या तो केवल पुंकेसर या आपका स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, जबकि जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता, मकड़ी और आपका खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं तथा आपका सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे में उगने वाले पुष्प द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। 2 आपका गलत हो गया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपको जो है वो सही कथन बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पादपों में परागन के संबंध में, तो देखिए यहाँ पे बताया जाए परागन के आपका अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, 2 नंबर को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे परागन के अंतर्गत जो है परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से उस पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। वहीं आपका परागन के परागकणों का स्थानांतरण उसी प्रकार के आपका किसी अन्य पादप पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कौन सा सही है। तो स्पेशली यहाँ पे आपका स्पेशली 1 सही है। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ ए ही सही है। पराग के आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। पराग के अंतर्गत परागकणों का जो है स्थानांतरण परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सही है। ठीक है। यहाँ पे आपका स्वपरागन के अंतर्गत जो है परागकणों का स्थानांतरण जो परागकोश से उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, वही आपका जो है परागकण में आपका परागकणों का जो है परागकण में परागकणों का स्थानांतरण उसी प्रकार के किसी अन्य जो है वो आपका पादप पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। ठीक है। तो आपका ये गलत है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है ए तो सही है। पुष्पों में आपका बताया जा रहा है कि आपका पुष्पों में उपस्थित परागकण हल्के होते हैं, जो आपका वायु, जल अथवा कीटों द्वारा जो एक स्थान से दूसरे स्थान अथवा एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर ले जाते। इन आपका परागकणों का परागकोश से आपका जो है पुष्प के वर्तिकाग्र पर आपका स्थानांतरण परागकण कहलाता है। ठीक है। इन परागकणों का जो परागकोश से आपका पुष्प से के वर्तिकाग्र पर जो है वो आपका स्थानांतरण परागन कहलाते हैं। ठीक है। यदि परागन जो है उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, उसे स्वपरागन कहते हैं। ठीक है। परंतु जब पुष्प परागन उसी पादप के किसी अन्य पुष्प अथवा किसी उसी प्रकार के दूसरे पादप के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो परपरागन होता है। तो 2 गलत है ना। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि कौन सा सही है। ठीक है। तो यहाँ पे बोला जाए पादप का जनन भाग तना है, नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नर और मादा युग्मन का प्रकर्म परागन होता है, नहीं। परिपक्व होने पे अंडाशय फल में विकसित होता है, बिल्कुल। डबल रोटी पे फफूंद जो है वो जीवाणु उत्पन्न करने वाले एक पादप जीव है, ठीक है। आपका 3 और 4 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ डिटेल में कि बताया जा रहा है क्या कि पादप का जो जनन है वो भाग पुष्प होता है, अतः इसका कारण कथन ए आपका गलत है। ठीक है। पुष्प होता है, ना कि तना। नर और आपका मादा युग्मक के युग्मन का प्रकरण जो है निषेचन कहलाता है, इसका आपका दूसरा कथन भी गलत है। कथन 3 और 4 आपका सही है। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि गति और समय को देखिए, तो यहाँ पे है जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक उपकरण जो है वाहन द्वारा तय की गई है दूरी को मापता है, तो ओडोमीटर हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए ये आप जो उपकरण जो है वाहन द्वारा जो है तय की गई आपका दूरी मापता है उसे ओडोमीटर यानी पथ मापी कहते हैं। स्पीडोमीटर का जो है वाहनों की चाल मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। और वाहन द्वारा तय की गई आपकी दूरी होती है आपका ओडोमीटर। ठीक है। एक्सीलरोमीटर जो है स्पेशली वाहन की आपकी चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र है। अल्टीमीटर जो है विमानों की आपका स्पेशली ऊंचाई को आपका कंसीडर किया जाता है। ठीक है। देखिए आपका जो है चाल का मूल मात्रक है, तो आपका क्या मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। चाल का डी हो जाएगा। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उसी
उस आपका दूरी को चलने में आपका लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, इसका जो है मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, आगे देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि विद्युत धारा और उसके प्रभाव को देखेंगे तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी आपका तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पे जो है विभिन्न प्रभाव होते हैं। ठीक है, क्या होता है, तो विभिन्न प्रभाव होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन प्रभावों के संदर्भ में जो है कथन पे विचार करें। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह आपका तार तप्त हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे वह आपका तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। बिल्कुल सही। तो आपका जो है सही बताना है, तो आपका दोनों सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों कथन जो सही है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह आपका तार जो है चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसे विद्युत धारा का जो है चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वैज्ञानिक जो है वो हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेल ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आपका विद्युत धारा के इस चुंबकीय प्रभाव को देखा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे भी आपको सही बताना है। ठीक है ना, विद्युत फ्यूज के संबंध में जो कथन बताना है तो आपका जो है इनका प्रयोग लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट रोकने हेतु किया जाता है। विद्युत फ्यूज का बिल्कुल सही। सुरक्षा मानक से आपको उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज के तार पिघल जाते हैं, ये भी आपका सही है, तो सी हो जाएगा। देखिए डिटेल देख लीजिए, आपको बताया जा रहा है क्या कि कुछ विशेष पदार्थों के तार आपका बने तारों से में से जो है वो आपका जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने के बाद जो है पिघल करके टूट जाते हैं। इन पदार्थों का प्रयोग जो विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है, जो आपका विद्युत उपकरणों के क्षति और आग से बचाते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कौन सा सही है थॉमस अल्वा एडिसन के संबंध में। तो आपका जो है थॉमस अल्वा एडिसन जो है वो आपका ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, तो नहीं। थॉमस अल्वा एडिसन ने आपका विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा, कार्बन प्रेषक का आविष्कार किया, तो बिल्कुल बी हो जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन जो है स्पेशली आपका अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। उनका टाइम पीरियड 1847 से लेकर 1931 के वैज्ञानिक थे। ठीक है, यूएसए के थे। उन्होंने जो है वो विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा और कार्बन प्रेषक आपका सहित लगभग 1300 आविष्कार जो है किए। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश को देखेंगे। ठीक है ना, तो प्रकाश जो है स्पेशली हम लोग देखेंगे। प्रकाश क्या है, तो समतल दर्पण के संदर्भ में आपका सही कथनों पे विचार कीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो सीधा, आभासी और बिंब के समान आकार का होता है। तो ठीक है, तो सीधा होगा, ठीक है, आभासी भी होगा और आपका बिंब के समान भी होगा, बिल्कुल सही। समतल दरबार बने आपका प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग जो है वो प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है, तो प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग जो है वो आपका दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है और बिंब का जो है वो दक्षिण भाग जो है वो आपका वाम भाग की भांति दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों जो है वो आपका दोनों कथन सही है। जो प्रतिबिंब किसी पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और आपका बिंब के समान आकार का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है जितने की दर्पण से बिंब की दूरी होती है। समतल दर्पण में बढ़ते प्रतिबिंब जो है वाम में आपका जो है आपका साउथ दिखेगा। ठीक है, और आपका जो है और तथा वाम में दक्षिण दिखाई देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दक्षिण में वाम दिखाई देगा, उल्टा लिखा है, दक्षिण में वाम और वाम में दक्षिण दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आपका कौन सा कथन जो है वो आपका स्पेशली सही कहा जा रहा है। यहाँ अवतल दर्पण के संबंध में देखिए तो आपको चिकित्सकों द्वारा आँख, कान, नाक और आपका गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। वाहन चालक के पीछे देखने के लिए वाहनों को जो पार्श्व दर्पणों यानी साइड मिरर से उसको जो है वो उपयोग किया जाता है, तो ये जो है गलत हो जाएगा, आपका ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं।
वन सही है। चिकित्सकों द्वारा आँख, कान, नाक और गले का निरीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण जो है वास्तविक तथा आपका उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब यानी वस्तु को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग जो है दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि 2 गलत है कथन। क्योंकि वाहनों के पार्श्व दर्पणों में उत्तल दर्पण का जो है उपयोग होता है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के जो है आपका दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है ना। उत्तल दर्पण द्वारा जो है वो आपका बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और आकार में बिंब से छोटा होता है। ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो लेंसों के संदर्भ में आपका कथन सही बताना है। तो उत्तल लेंस सदैव जो है वो वास्तविक, ठीक है, उल्टा, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगा कि आपका आकार में आपका बिंब से बड़ा होता है, तो नहीं, ये नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ देख लीजिए, अवतल जो है वो अवतल लेंस जो है सदैव आभासी, सीधा, उसके अलावा आकार में बिंब से छोटा होता है। तो देख लीजिए कौन सही है। तो स्पेशली क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग अवतल दर्पण, तो देख लिया कि उत्तल लेंस में आपका जो है वास्तविक नहीं होता है, उल्टा और आकार में बिंब का ये आपका सही नहीं है। बड़े प्रतिबिंब नहीं बनते, छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस जो है सदैव आभासी होता है, सीधा होता है, आकार में बिंब से आपका छोटा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आभासी, सीधा और आकार में जो है वो आपका बिंब से छोटा होता है। बी हो जाएगा। ठीक है ना। कथन ए जो है वो गलत है, क्योंकि आपका उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। परंतु बिंब जो है वो लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो आपका बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। ठीक है, आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। आगे बताया जा रहा है कि उत्तल लेंस का आवर्धक लेंस की तरह भी आपको जो है उपयोग किया जाता है। सामान्यतः जो है उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित, जिसको बोलते हैं प्रकाश को अभिसारित अंदर की ओर मोड़ना जो होता है, अभिसारित मतलब होता है अंदर की ओर मोड़ना, अभिसारित कर देता है। ठीक है, प्रकाश को अभिसारित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, किसको, उत्तल लेंस को। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका 2 कथन जो है वो सही। अवतल लेंस सदा जो है आभासी, सीधा और आकार में आपका बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवतल लेंस जो है उस पर आपतित प्रकाश का अभिसारित बाहर की ओर मोड़ना करता है, अतः इसे अपसारी आपका लेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपको सही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विचार करना है। तो आपका जो है वो आपका श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का है, तो बिल्कुल सही होता है। इंद्रधनुष भी आपका 7 वर्णों से मिलकर बना, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, दोनों कथन सही है। दोनों ही कथन सही है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी मोटे तौर पे इन्हीं वर्णों का मिश्रण श्वेत आपका प्रकाश होता है, जो आपका हमें सूर्य के प्रकाश से बने इंद्रधनुष या प्रिज्म के माध्यम से नजर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जल एक आपका विद्युत बहुमूल्य संसाधन है। तो आपका विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, ए हो जाएगा। आपका प्रतिवर्ष जो है वो 22 मार्च का दिन जो है हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर आकर्षित करने के लिए जो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% जो है जल है, जल से ढका हुआ सतह जो है पृथ्वी का आपका बताया जा रहा है। परंतु आपका उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल जो है वो ताज़ा जल जो स्पेशली बोलते हैं। तो आपका क्या होता है कि पृथ्वी पर उपलब्ध आपका जो है वो जल की कुल मात्रा का जो 1% से भी कम है। ठीक है, पीने वाला लगभग आपका 0.006% है। ठीक है, इस विषय पे जागरूकता के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आपका जो है वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा कारक जो है जल की कमी हेतु उत्तरदायी है। तो औद्योगिकरण में वृद्धि होती है, बढ़ती जनसंख्या हो गई। ठीक है, आपका औद्योगिकरण में वृद्धि और जल संसाधन का कुप्रबंधन, आपका ये तीनों हो जाएगा। ऊपर भी है क्या, देख लेते हैं। तो सही है, सभी सही हो जाएगा ना।
देखिए आपको उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकता और कुप्रबंधन जल की कमी के कारण है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है आपका कौन सा सिंचाई व्यवस्था जो है वो सर्वाधिक मितव्ययी है। तो आपका बूंद सिंचाई है, ड्रिप जो आपका इरिगेशन कहते हैं ना, तो वही आपका हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसान भी अपने खेत में जो है वो जल का उपयोग मितव्ययता से आपका करना चाहते हैं। बूंद यानी ड्रिप सिंचाई व्यवस्था एक आपका मितव्ययी आपका जो है वो सिंचाई व्यवस्था है। इसमें आपका कम व्यास के पाइपों द्वारा जो है वो स्पेशली पौधे को जो है वो आपका पानी देने की तकनीक है, जो आपका सीधे उनकी जड़ों पर आपका जल पहुंचाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका सही विकल्प बताना है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल का कुल मात्रा जो है नियत है। नहीं, नियत नहीं होता है, अस्थिर होता है ना, अनियत होता है। भूमिगत जल की कुल मात्रा अनियत है। हाँ, अनियत हो जाएगा, नियत नहीं। ठीक है, यहाँ नियत है ना, इसीलिए। यहाँ पे विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है, ये भी आपका गलत है। विश्व में आपका जल की कुल मात्रा जो है नियत है। ठीक है, तो डी हो जाएगा, देख सकते हैं। ऐसा जल चक्र द्वारा जो है परिचक्रण के दौरान जो है जल जो है इसकी जो तीनों अवस्था है, यानी ठोस यानी ध्रुवों पर जो है हिमनद, द्रव जो है महासागरों में द्रव होता है, नदी में, झील में भौम जल तथा गैस जो होते हैं। वायु में जल स्तर में आपका किसी एक अवस्था में जो है पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच जो है सतत आपका चक्रण द्वारा जो है पृथ्वी पे जल की कुल जो है मात्रा स्थिर बनी रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा 17 नंबर वन हो गया हमारी जीवन रेखा। घास, घास को कीट खाएंगे, कीट को मेढक खाएंगे, मेढक को सांप खाएंगे और गरुड़ लास्ट में सांप को भी खा जाता है, ये हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी जीव चाहे वे शाक भक्षी हो या फिर मांस भक्षी अंततः आपका भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि जो आपका जाति जंतु जो होते हैं, क्योंकि जो जंतु पादप पे भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जो है जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में खा लिया जाता है, और इस प्रकार यह प्रक्रम जो चलता रहता है। इस प्रक्रम को ही आपका खाद्य श्रृंखला कहते हैं। घास को जो है कीटों द्वारा खा लिया जाता है और जिन्हें मेढक खा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मेढक कौन खाता है, तो आपका जो है मेढक को जो है वो कीट जो है वो मेढक खाएंगे। ठीक है ना, उल्टा 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 नहीं है। ठीक है, तो मेढक को कीट नहीं खाएंगे, कीट खाएगा मेढक। ठीक है, तो आपका क्या है, मेढक का जो है को सर्प और सर्प को जो है गरुड़ खा जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर अब बात करें हम लोग आप घटकों के संदर्भ में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो है मृत पादपों और जंतु उत्तकों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ये जो है वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्व की पूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते, तो बिल्कुल अपघटक ऐसा करते भी हैं, सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका प्रयुक्त आपका दोनों कथन सही है। ठीक है ना, अपघटक ऐसे आपका सूक्ष्म जीव है जो आपका मृदा के भीतर रहते हैं तथा मृत आपका पादपों और आपका जंतु उत्तकों को खाते हैं। ये आपका उन्हें एक जो है गहरे रंग हरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित आपका कर देते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस पदार्थ पादपों के लिए आपका पोषक रूप में काम करता है तथा यह अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए जो है आवश्यक तत्वों को आपूर्ति को बनाए रखने में जो है सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है सही नहीं है। देखिए स्पेशली बताया जा रहा है क्या कि कथन सही नहीं को खोजना। वन जो है मृदा का अपरदन से बचाते, बिल्कुल वन रहेगा तो मृदा जो है वो वनों को जो है पकड़े रहता है। ठीक है, पेड़ पौधे को इससे आपका मृदा अपरदन नहीं होता है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, निर्भर होते हैं ना, आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। चलिए, वन में अनेक खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का जो है प्रत्येक भाग अन्य भागों पर आपका निर्भर करता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे पौधे को अलग कर देते हो तो इससे आपका अन्य जो है वो सभी घटक प्रभावित होते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको जो है अपशिष्ट के बारे में बताना है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको सही बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं पहले।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो आपंक होते हैं जिसको स्लज कहते हैं, और बायोगैस यानी अपशिष्ट जल उपचार के लिए सह उत्पाद है। इन सह उत्पादों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपशिष्ट जल उपचार के प्रकार में आपका उत्पन्न आपका आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। अपशिष्ट आपका जल उपचार के प्रकार में आपका उत्पन्न होने वाले बायोगैस यानी जैव गैस का जो है वो उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए करते हैं। तो 1 भी सही, 2 भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है क्या कि दोनों कथन सही है। अपशिष्ट जो है वो जल उपचार के आपका दौरान जो है उत्पन्न आपंक का उपयोग आपंक का उपयोग जो है वो खाद के रूप में किया जाता है, जिसमें आपका कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। क्लोरीन और ओजोन जैसे रसायनों का उपयोग जो है जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार में उत्पन्न होने वाले बायोगैस का उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। साथ ही इसका जो प्रयोग है वो विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो स्पेशली बताया जा रहा है क्या कि आपको कृमि प्रसंस्करण शौचालय से आपको सही बताना है। ठीक है, तो विचार करना है। इसमें आपका मानव मल को केंचुआ द्वारा उपचारित किया जाता है, सही बताना है ना। हाँ, सही बताना है। यहाँ पे देखिए इसमें आपका जो है 1 सही है। इसके उपयोग में आपका जल की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, नहीं। ठीक है, तो आपका गलत हो गया। मानव मल पूर्णतः आपका कृमि केको यानी केक्स में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मृदा के लिए अति समृद्ध। तो 1 and 3 इज राइट। ठीक है ना, तो आपका देख सकते हो कि बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए डिटेल में। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 1 सही है। क्यों? देखिए, भारत में कृत्रिम प्रसंस्करण शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया जाता है, जिसमें मानव मल को जो है केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह आपका जो है तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श आपका सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग से जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, 2 आपका क्या है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिक की ज़रूरत नहीं होती, कम की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कम बोला है ना, ऊपर अधिक लिखा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 को देखिए, क्योंकि इस शौचालय का संचालन बहुत जो है सरल और आपका स्वच्छतापूर्ण है, और इसमें जो है आपका इसमें आपका मानव मल जो है पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए आपका बहुत ही समृद्ध पोषक का कार्य करते हैं। ठीक है, तो हमने 1 और 3 जो है सही माना है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका यूनिट जो है ना 7 ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए। और एक और बात मैं बोलूँगी, क्योंकि देखिए मैं आपको वीडियो नंबर 4 तो बनाई थी, देखिए वॉल्यूम की वजह से तो वो आपको साउंड जो आपको सुनाई दे ही नहीं पा रहा है। तो वीडियो 4 आपका अगेन आएगा। ठीक है, उसमें कोशिश करूँगी कि वीडियो आपको सुनाई दे, वॉल्यूम वगैरह का कोई इंटरप्शन ना हो। ठीक है, तो ये आपका वीडियो 5 होगा। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा, और मैं जल्दी अपलोड करने का कोशिश करती हूँ वीडियो नंबर 4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। खुद का ख्याल रखिए, बढ़ते रहते क्या।